अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है भाई? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम हमने चैप्टर ठीक नंबर ठाक आप वन डिस्कस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर वन डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर वन के अंदर हमने कुछ जो नेटवर्किंग की बेसिक्स हैं सीसीएन की, कि आपकी जो कम्युनिकेशन है कंप्यूटर के अंदर, या कंप्यूटिंग के अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन डाटा कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होती है। डाटा बेसिकली क्या चीज़ होती है? डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आप कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। उन कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट बेसिकली क्या होते हैं? आपकी वो हार्डवेयर होते हैं, वो डिवाइसेस होती हैं जो कि आपकी डाटा की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा हमने पढ़ी थी कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी, कुछ टर्म्स या ऐसी टेक्निकल टर्म्स जो कि डाटा कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ की जाती हैं। लिंक क्या होते हैं, कन्फिग्रेशंस क्या होती हैं, लाइन कन्फिग्रेशंस क्या होती हैं, कनेक्शंस क्या होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट तरह की टपोलॉजीज़ पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। टपोलॉजीज़ बेसिकली डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क्स, डिफरेंट जो आपके पास इंटरमीडिएट नोड्स या नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद कल वाले लेक्चर में, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कुछ प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स के बारे में। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्यों ज़रूरी होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वाले स्लाइड्स पढ़ी होंगी, बुक से भी रीड आउट किया होगा। ओके जी, उसके बाद आज हमारा चैप्टर नंबर है 2, जिसके अंदर हमने पढ़ना है कुछ नेटवर्क के मॉडल्स के बारे में। नेटवर्किंग के कुछ मॉडल्स हैं। मॉडल से क्या मुराद है? कुछ एक ऐसा आर्किटेक्चर कह लें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कह लें जिसकी बिना पे या जिसकी बेस पे आपका जो नेटवर्क है वो काम करता है। ठीक है, एक मॉडल्स के अंदर या एक आर्किटेक्चर के अंदर आपके नेटवर्क को ढाला गया है, जिसकी बिना पे, जिसकी मदद से आपका जो नेटवर्क है वो काम करता है। नेटवर्क मॉडल्स आपके पास यहाँ इस चैप्टर के अंदर दो तरह के आप लोग पढ़ोगे। जो आपका पहला है नेटवर्क मॉडल, उसको हम ओएसआई मॉडल बोलते हैं। दूसरा नेटवर्क जो है उसको हम टीसीपी/आईपी मॉडल या फिर इंटरनेट मॉडल बोलते हैं। उसको जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फर्दर देखते जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद देख लेते हैं लेयर्ड टास्क। लेयर टास्क क्या होते हैं जी, या लेयर्ड क्या होती हैं आपके पास? सिंगल लेयर, डबल लेयर, उसके बाद जितनी भी लेयर क्या होती है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से जो भी एक चीज़ पड़ी होती है एक स्टैक की फॉर्म में। जब एक चीज़ पड़ी होती है, मतलब जिस तरह डिफरेंट लेयर्स होती हैं एम एस फोटोशॉप के अंदर, डिफरेंट जो आपके पास एक पीएसटी होती है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, एक पिक्चर पिक्चर के ऊपर दूसरी। इसी तरह यहाँ पर नेटवर्क के अंदर भी कुछ लेयर्स होती हैं। We use the concept of layers in our daily life. As an example, let us consider two friends who communicate through postal mail. ये वही बात आ गई कम्युनिकेशन के अंदर पोस्टल मेल की, जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी कुछ रिवाइज की थी, समझी थी। यहाँ पे इन डिटेल उसे देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड वुड बी कम्प्लेक्स इफ़ देयर वर नो सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। वो कह रहा है कि अपनी डेली लाइफ के अंदर आप ये पोस्ट ऑफिस या ईमेल वगैरह जो यूज़ करते हैं, कोई भी मतलब कोई भी अपना एक मैसेज जो है अपने किसी फ्रेंड को भेजना चाहते हैं, तो वो कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि आपको पोस्ट मेल की तरफ से, या पोस्टल मेल जो आपका होता है, डाकखाना होता है या पोस्ट ऑफिस होता है, उसकी तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। अगर वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड ना की जाए तो आपकी वो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। अब वो उनमें वो जो एक पूरे का पूरा प्रोसेस होता है उसको हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं, कैसे जो हम अपना इन्वेलप के अंदर जो भी मैसेज होता है, जो भी अमाउंट होती है, जो भी एक खत होता है, वो किस तरह एक इन्वेलप के अंदर डाल के उसे मेल बॉक्स के अंदर डालते हैं। मेल बॉक्स से आगे जो भी डाकिया होता है वो उठा के पोस्ट ऑफिस ले जाता है। पोस्ट ऑफिस से किसी भी कैरियर को यूज़ करके जिस तरह भी आगे जो आपकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ओके जी, यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो सेंडर, रिसीवर और कैरियर। सेंडर क्या होता है, बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों को बताया था लास्ट चैप्टर में भी। रिसीवर क्या होता है, कैरियर क्या होता है, एक वो पाथ, एक वो रास्ता जिसको फॉलो करते हुए आपका जो डाटा है वो जाएगा, आपकी डेस्टिनेशन तक जाएगा, उसको हम कैरियर बोल रहे हैं। यह एक ऐसा चैनल है जो आपके डाटा को लेके जाएगा। हिरारकी क्या होती है, उसके बाद सर्विसेज क्या होती हैं, इनको भी हम इन डिटेल जो है ये आगे जाके देखते हैं। ओके जी, यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, सबको विजिबल है? डायग्राम नज़र आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लोग हैं, एक सेंडर साइड पे है, दूसरा रिसीवर साइड पे है। ये कह लें कि एक जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे एक सरगोदा में है, दूसरा लाहौर में है, या कोई भी जगह ले ले।
ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे जो है वो आपका ये दूसरा ईमेल है, ठीक है। डेस्टिनेशन एक से ये कह लें, सेंडर को ए कह लेते हैं, जो आपका रिसीवर है उसको बी कह लेते हैं। अच्छा ये देखें यहाँ पे द लेटर इज रिटन, लेटर लिखा जाता है, उसे एक एनवेलप के अंदर डाला जाता है। एनवेलप के अंदर डालने के बाद आप उसे क्या कर देते हैं, किसी एक मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। ये जो सेंडर है, ये जो पर्सन है, पर्सन ए, वो क्या करता है, एक लेटर उसने लिखा, लेटर लेके उसने एक एनवेलप के अंदर डाला और एनवेलप को किसी मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। ओके, वहाँ पे द लेटर इज कैरीड फ्रॉम द मेल बॉक्स टू अ पोस्ट ऑफिस, लेटर को उस मेल बॉक्स से पोस्ट ऑफिस लेके जाया जाता है, ठीक है। जो डॉकिया आता है, जो आपका लेटर होता है, एक स्पेसिफिक जो भी आपका मैसेज होता है इन द फॉर्म ऑफ इनवेलप, उसको वहाँ से मेल बॉक्स से उठा के पोस्ट ऑफिस लेके जाया जाता है। पोस्ट ऑफिस से आगे जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी कुछ उनके प्रोटोकॉल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, टिकट लगानी है, ये करना वो करना, जो भी है, जिस रूल के तहत या जिन SOPs के तहत वो आगे लेके जाया जाता है उस लेटर को, वहाँ पे क्या किया जाता है, द लेटर इज डिलीवर्ड टू अ कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस, किसी एक कैरियर को लेके। अब कैरियर क्या होगा, वो वाला बंदा या वो वाली डाक या पोस्ट डाक सिस्टम या कोई एक ऐसी गाड़ी, ठीक है, जो कि आप या कोई बाइक पे अगर कोई बंदा ले जाता है या कोई गाड़ी ले जाती है, कोई एक ऐसा कैरियर जो कि आपके उस इन्वेलप को या आपके उस मैसेज को लेके आगे जाएगा, फर्दर कहाँ पे जाएगा, जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो आपकी रिसीविंग साइड है, ठीक है, जो बी साइड है। अब यहाँ पे आगे सेम प्रोसेस होगा वही, कि यहाँ पे सबसे पहले लेटर कहाँ पे डिलीवर होगा, आपके उस पोस्ट ऑफिस से डिलीवर होगा जो यहाँ पे है डेस्टिनेशन बी पे। पोस्ट ऑफिस से दोबारा आपका जो मेल बॉक्स है, जहाँ से उस आपका जो डाकिया था उसने लेटर उठाया था, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे वो पुट कर देगा वहाँ पे मेल बॉक्स के अंदर। उसके बाद जो है आपका इंटरनेट रिसीवर जो है वो उस लेटर को रिसीव करेगा, रिसीव करके उसे रीड आउट कर लेगा, दोबारा से क्या करेगा, एनवेलप के अंदर, यहाँ पे उसने एनवेलप के अंदर डाला था उस लेटर को, यहाँ पे एनवेलप से निकाल के अपनी जो भी इंफॉर्मेशन उसे रिसीव हुई यहाँ से वो क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो बेसिकली इसी तरह से काम करते हैं। आपका जो डाटा होता है उसको किसी एक चीज़ के अंदर पैक किया जाता है, ये कह लें, उसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करवाए जाते हैं, कुछ फंक्शन जो है उनके ऊपर अलाई करता है, वो फंक्शन क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, उसकी क्या वजह होती है, उसको हम बारी बारी जो है जाके आगे डिस्कस करते हैं। ओके जी, OSI मॉडल की बात कर लेते हैं जी। OSI मॉडल जो था आपके पास एक बेसिकली कम्युनिकेशन मॉडल है, जो कि डाटा की कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड है। ये कह लें कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था कि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, कल हमने बात की थी एक ओपन स्टैंडर्ड और क्लोज स्टैंडर्ड की। ओपन स्टैंडर्ड और क्लोज स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस था, कि जो आपका ओपन स्टैंडर्ड था, मतलब कि वो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड था, वो तमाम लोग यूज़ कर रहे थे, या तमाम लोग उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन आपस में करवा रहे थे, ठीक है। इंटेल हो गया, डेल हो गई, जितनी भी तमाम कंपनीज थी, अगर वो किसी एक प्रोटोकॉल्स को या किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी तो वो उस स्टैंडर्ड के तहत आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। लेकिन अगर वो किसी एक क्लोज स्टैंडर्ड, मतलब कोई अपने बनाए हुए किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, तो वो सिर्फ इंटरनेट डिवाइसेज जो हैं किसी एक कंपनी की डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। OSI मॉडल सबसे पहले जनाब आपके पास 1947 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, और इसको बनाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको हम ISO भी बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। OSI और ISO इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। ISO आपके पास क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ये वाला मॉडल बनाया था कम्युनिकेशन का। और OSI क्या है आपके पास, वो वाला मॉडल है जो बनाया गया, जो कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया, ठीक है। ISO इज अ मल्टीनेशनल बॉडी डेडिकेटेड टू वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट एंड on international standards. An ISO standard that covers all aspects of network communication is a open system interconnection. OSI को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक नेटवर्क मॉडल था जो कि कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। और ISO क्या है आपके पास, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन, वो वाली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि जिसने स्टैंडर्ड को डेवलप किया था, जिसने स्टैंडर्ड को बनाया था या प्रूव किया था। ओके जी, उसके बाद ये थ्योरी लिखी है, कुछ पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो जी सबसे पहले लेयर्ड आर्किटेक्चर। ये वाला जो आपका मॉडल है ये बेसिकली आपका जो है लेयर्ड आर्किटेक्चर पे बेस कर रहा है। जिसका जितना भी आर्किटेक्चर है वो लेयर्ड बेस है। लेयर्ड कैसे बनी हुई है, किस तरह से वो लेयर काम करती हैं, किस तरह से वो लेयर एक दूसरे के साथ अपर साइड और डाउन साइड आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो हम देखते हैं। उसके बाद पेयर टू पेयर प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो पेयर टू पेयर प्रोसेसेस होते हैं, पेयर टू पेयर डिवाइसेस होती हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, उनका आपस में इंटरफेस किस तरह से एस्टेब्लिश होता है।
उसके बाद हेडर्स और ट्रेलर, ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, इनको भी हम देखते हैं। एनकैप्सुलेशन क्या चीज़ होती है, इसको भी फर्दर आगे जाके देखते हैं। ओके जी, ओएसआई मॉडल की डेफिनेशन लिखिए। ओएसआई मॉडल क्या है कि a layered framework for the design of network system that allows communication across all types of computer systems regardless of their underlying architecture। मैंने क्या बात की कि ओएसआई मॉडल एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया जो कि तमाम किस्म के कंप्यूटर्स के साथ, चाहे वो डेल का है, चाहे वो एचपी का है, चाहे वो इंटेल का है, जितने भी सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम थे, तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स को अलाउ करता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर ओन आर्किटेक्चर। उनके अपने अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से ये जो सिस्टम है, ये जो मॉडल बनाया गया है, ये सबको अलाउ करता है कम्युनिकेशन करने की। ओपन स्टैंडर्ड और क्लोज स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया था पहले, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो क्रिटिक थी, मतलब कि तीन जो इसके ये कह लें नुकसान थे जिसकी वजह से ये वाला मॉडल जो है ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, वो तीन चीज़ें थी। सबसे पहले थी आपके पास बैड टाइमिंग, उसके बाद बैड टेक्नोलॉजी, और थर्ड थी आपके पास बैड इम्प्लीमेंटेशन। बैड टाइमिंग को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बैड टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है कि यहाँ पे जो लेयर्स थी, हर लेयर का एक अलहदा से एक स्पेसिफिक अपना एक फंक्शन होता था। हर लेयर ने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, वो फंक्शन परफॉर्म करके वो कोई भी होगा, उसने डाटा के फ्लो को चेक करना है, एरर को चेक करना है, उसके बाद कोई भी सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करनी है। ये इस तरह का कोई भी फंक्शन, हर लेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो कौन से फंक्शन होते हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है कि हर लेयर जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती थी। बैड टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि वो एक लेयर जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वही फंक्शन जो है वो आगे आने वाली जो नेक्स्ट लेयर है वही परफॉर्म कर रही है। हालांकि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, मतलब कि लोड बढ़ जाता है लेयर। जब एक काम एक लेयर पे हो रहा है तो वही काम दूसरी लेयर पे करवाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी बैड थी, जिस वजह से ये पॉपुलर नहीं हुआ। उसके अलावा उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी जो वो भी थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस लेयर के इस मॉडल के अंदर जो लेयर्स थी, उनमें कुछ लेयर्स ऐसी थी जिनके कुछ फंक्शंस जो थे वो क्या थे, ओवर क्राउडेड थे। ओवर क्राउडेड से क्या मुराद है कि एक लेयर के ऊपर मतलब 3 4 5 इस तरह के, मतलब मोर देन वन जो है या मोर देन टू फंक्शंस, जितने के इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक से ज़्यादा फंक्शन थे। वो लेयर डाटा के फ्लो को भी कंट्रोल कर रही है, वो लेयर डाटा के एरर को कंट्रोल कर रही है, वही लेयर सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, वही लेयर जो है वो एड्रेसिंग का जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल कर रही है, ये उसको देख रही है। तो ये सारे जो है एक ही लेयर के ऊपर मल्टीपल फंक्शन से, इसको हम बोल रहे हैं जी ओवर क्राउडेड। इस वजह से ये जो मॉडल है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। बाकी इसके अलावा हम जो है वन बाय वन इस लेयर्स को देख लेते हैं। अच्छा, इस मॉडल के अंदर जो है वो 7 लेयर्स थी बेसिकली। कितनी लेयर्स हैं इस मॉडल के अंदर? 7 लेयर्स। वो 7 लेयर्स कौन सी हैं, उनकी नंबरिंग कैसे है और वो किस तरह से काम करती हैं, उसको हम देखते हैं जी बारी बारी। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लें। लेयर नंबर 1 जो है आपकी, उसको हम बोल रहे हैं जी फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर है जी? फिजिकल लेयर, ठीक है। लेयर नंबर 2 आपके पास है डाटा लिंक लेयर। अब इस लेयर का भी कोई ना कोई एक काम होगा, एक स्पेसिफिक काम होगा। ये लेयर कैसे काम करती है, किन डिवाइसेस के ऊपर काम करती है, इसकी जो डाटा की डिलीवरी होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक होती है या फिर इंटरमीडिएट लिंक्स जो या इंटरमीडिएट नोड जितने भी होती हैं उनके दरमियान होती है, इसको भी हम देखेंगे। लेयर नंबर 3 आपके पास है जी नेटवर्क लेयर। लेयर नंबर 3 आपके पास नेटवर्क लेयर। लेयर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर्स जो हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता होता है, ठीक है जी। ओके, 4 नंबर पे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, 5 नंबर पे आपकी सेशन लेयर, 6 नंबर पे प्रेजेंटेशन लेयर और 7 नंबर पे आपकी एप्लीकेशन लेयर। इन तमाम लेयर्स को हम वन बाय वन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हर लेयर के ऊपर कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इनके नाम आपने याद रखने हैं। अगर आपको इनके नाम ऐसे याद नहीं होते तो आपने ये कोटेशन लिखी हुई है, इसको याद कर लेना है। प्लीज़ डू नॉट टच स्टीव्स पेट एलिगेटर। प्लीज़ डू नॉट टच स्टीव्स पेट एलिगेटर। इसका क्या मतलब है? प्लीज़, इसका पहला वर्ड ले लें, जो पहला करेक्टर ले लें, उससे क्या बनता है? फिजिकल लेयर। डू का पहला वर्ड ले लें, डाटा लिंक लेयर। एन का पहला जो करेक्टर है वो ले लें, नेटवर्क लेयर बन रही है। टी ट्रांसपोर्ट लेयर, एस सेशन लेयर, पी प्रेजेंटेशन लेयर और ए एप्लीकेशन लेयर। क्लियर है जितनी बात? अगर आपको ये वाली लेयर्स वैसे नहीं याद हो रही या आपके माइंड में नहीं आ रही, वैसे याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, गुड है। अगर नहीं याद हो रही तो आपने सिर्फ ये कोटेशन याद रखनी है। उस कोटेशन के रेफरेंस से जो है आपको इन लेयर्स के जो नाम है वो याद रह जाएंगे। या फिर अगर अपनी कोई उर्दू में अपनी तरफ से बनानी है तो ये नीचे फिर लिखी हुई है, आज फिर से तुमने दाल भगाई। ए से एप्लीकेशन,
P से प्रेजेंटेशन, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, N से नेटवर्क लेयर, D से डाटा लिंक लेयर और P से फिजिकल लेयर। जो भी आपको आसान लगता है इनमें से, जो भी कोटेशन, जो भी सेंटेंस आसान लगता है, आप वो करके तो इस चीज़ को या इन लेयर्स को याद कर सकते हैं। Okay, इज sir. दैट क्लियर? Yes, ओके, sir. Yes, sir. लेयर्स की समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इनमें? Yes, sir. समझ आ गई। ओके जी, ओके जी। ये सामने आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम को देख के डरना नहीं है आप लोगों ने। ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। ये आपके इस पूरे के पूरे नेटवर्क का जो है OSI मॉडल जिसकी हम बात करें, ये उस पूरे नेटवर्क मॉडल का एक आर्किटेक्चर है कि किस तरह से इस मॉडल को यूज़ करने वाली दो डिवाइसेस की जो इंटरनल कम्युनिकेशन है बेसिकली। अगर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे सामने सिर्फ दो कंप्यूटर्स होते हैं। अगर नेटवर्क की बात करें, वो दो कंप्यूटर वो किसी एक राउटर के साथ कनेक्ट होते हैं। वो राउटर आगे किसी फर्दर इंटरमीडिएट नोड या किसी राउटर के साथ कनेक्ट होता है और वो आगे आपकी जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वहाँ उसके साथ कनेक्ट होता है। ये तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगी जो हमें नज़र आ रही है। लेकिन उसके बैक एंड पे क्या प्रोसेस होता है, उसकी इंटरनल जो कम्युनिकेशन होती है वो किस तरह से होती है, वो इस तरह से होती है बेसिकली। ये तमाम वो आपको जो 7 लेयर्स जो हमने पढ़ी हैं, ये वो 7 लेयर्स रिपीट हो रही हैं। ये किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करती हैं, इनका क्या काम होता है, इनकी जो है इंटरनल कम्युनिकेशन है। हर लेयर के ऊपर जाके आपका जो डाटा होता है जो आप सेंड करना चाह रहे होते हैं, उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाता है बेसिकली। हर लेयर के ऊपर उस डाटा का जो फॉर्मेट होता है वो जाके चेंज हो जाता है। उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होती है। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल या पीयर टू पीयर कनेक्शन यहाँ पे दो डिवाइस के दरमियान। ये डिवाइस ए है, उसकी जो एप्लीकेशन लेयर है वो उस डिवाइस बी के एप्लीकेशन लेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है। उसको हम बोल रहे हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली जो उसके साथ Peer to कम्युनिकेट कर रही है peer. उसको हम पीयर Yes, टू sir. पीयर नेटवर्क बोल रहे हैं। पीयर टू पीयर और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है, वो हम आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम देखेंगे इन डिटेल। फिलहाल आप इतना याद रखें कि ये जो दो डिवाइस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड कनेक्शन है इनका, इसको हम बोल रहे हैं जी पीयर टू पीयर नेटवर्क। ओके जी। डाटा लिंक लेयर के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके पास डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर के अंदर कुछ इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं। इंटरमीडिएट नोड्स जैसा कि ये वाला राउटर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम इंटरमीडिएट नोड बोल। जितनी भी एक नेटवर्क के दरमियान जितनी भी डिवाइसेस आएंगी, जहाँ से होता हुआ हमारा डाटा जो है डेस्टिनेशन तक या एंड यूज़र तक पहुँचेगा, उनको हम बोल रहे हैं जी इंटरमीडिएट नोड्स। ओके जी, इसको मज़ीद देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों ने। आगे जाके जो है हम वो देख लेते हैं। एन एक्सचेंज यूजिंग दो OSI मॉडल। जो एक्सचेंज होता है एक इन्फॉर्मेशन का, एक डाटा का, एक OSI मॉडल के थ्रू किस तरह होता है। सबसे पहले आपकी लेयर नंबर 7 है जिसको हम एप्लीकेशन लेयर बोल रहे हैं। उसके बाद आपकी लेयर नंबर 6 है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद आपकी एक लेयर नंबर 5 है जिसको हम सेशन लेयर बोल रहे हैं। उसके बाद लेयर नंबर 4 जिसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर बोल रहे हैं। Four. लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर। लेयर नंबर 2 डाटा लिंक लेयर। और लेयर Data link. नंबर 1 जो है आपके पास वो है फिजिकल लेयर। ओके जी। यहाँ से जहाँ पे Yes, आपकी sir. जो सेंडर साइड है वहाँ पे भी ये 7 लेयर्स रिपीट होंगी, जो आपकी डेस्टिनेशन साइड है वहाँ पे भी ये 7 लेयर्स काम करेंगी। तब जाके आपकी जो डाटा की डिलीवरी है वो कंप्लीट होगी। तब जाके आपके जो डाटा है वो इंटरनल रिसीवर जो आपका मुतलका रिसीवर है उसको जाके आपका डाटा रिसीव होगा। क्लियर है जी इतनी बात? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके। अच्छा जी, उसके बाद लेयर्स की बात कर लेते हैं वन बाय वन कि कितनी लेयर्स होती हैं और हर लेयर का क्या काम होता है, हर लेयर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। आपके पास 7 लेयर्स होती हैं। हर लेयर का एक स्पेसिफिक नंबर है। इसकी नंबरिंग जो है वो जिस तरह लिखी हुई है इसी तरह आपने लिखनी है यहाँ पे। इसकी नंबरिंग उल्ट नहीं करनी। अगर एप्लीकेशन लेयर ऊपर लिखी है तो इसका नंबर 7 है। यहाँ इस एप्लीकेशन लेयर को नंबर 1 नहीं कर सकते आप, ठीक है। यहाँ इस तरह नहीं तरतीब दे सकते कि एप्लीकेशन Okay. लेयर को नंबर 1 कर दें, प्रेजेंटेशन को 2 कर दें, सेशन को 3 कर दें, ट्रांसपोर्ट को 4 कर दें, नेटवर्क को 5 कर दें। इस तरह नहीं करना आपने। जिस तरह की ये एक अरेंजमेंट है इसी अरेंजमेंट के साथ आप लोगों ने लिखनी है, अदरवाइज आपकी ये जो है वो ये रॉन्ग काउंट की जाएगी। ओके जी। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, वन बाय वन जो है हम लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी फिजिकल लेयर को।
हर लेयर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर लेयर का एक अपना काम होता है। वो सिर्फ वो काम या वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, उसके अलावा उसका किसी लेयर से उस डाटा की कोई चेक एंड बैलेंस की कोई कंसर्न नहीं होता। सबसे पहले फिजिकल लेयर का क्या काम होता है? फिजिकल लेयर क्या करती है कि आपके जो बिट्स होते हैं, डाटा बिट्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करती है। द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप या नोड टू द नेक्स्ट। होप या नोड मैंने आपको बताया था, वो चीज़ें जो इंटरमीडिएट नोड या इंटरमीडिएट डिवाइसेस जो यूज़ की जा रही थी नेटवर्क के अंदर, उसको हम नोड या होप बोल रहे हैं। और इस लेयर की जो कम्युनिकेशन होती है बेसिकली वो नोड टू नोड होती है, ठीक है, नोड टू नोड डिलीवरी होती है। अब नोड टू नोड डिलीवरी का क्या मतलब है? यहाँ पे एक डिवाइस है, डिवाइस ए, यहाँ पे एक डिवाइस बी है। लेट्स सपोज ये कंप्यूटर ए पड़ा है, ये कंप्यूटर बी है। इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन होनी है। तो यहाँ पे सेंटर में कोई एक ऐसा राउटर होगा, या एक राउटर या दो राउटर। तो यहाँ से डाटा होता हुआ इस राउटर के पास, यहाँ से इस राउटर के पास, और यहाँ से आपकी जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको हम बोल रहे हैं नोड टू नोड कम्युनिकेशन। पहले डाटा यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, और फिर यहाँ से आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा। तो ये दरमियान में जो इंटरमीडिएट लिंक यूज़ किए जा रहे हैं, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम बोल रहे हैं नोड टू नोड कम्युनिकेशन या होप टू होप कम्युनिकेशन। क्लियर है इतनी बात? यस सर, क्लियर है। नोड टू नोड कम्युनिकेशन या होप टू होप कम्युनिकेशन। ओके जी। सबसे पहले जो फिजिकल लेयर का जो फंक्शन है वो क्या है जी? फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम। फिजिकल लेयर क्या डिफाइन करती है? आपका जो इंटरफेस है या आपका जो मीडियम है जो यूज़ किया जा रहा है आपके डाटा को ट्रांसमिट करवाने के लिए। मीडियम क्या चीज़ होती है? मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो मीडियम होते हैं वो वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। मतलब आपकी वो जो जिस कैरियर के थ्रू या जिस मीडियम के थ्रू आप डाटा सेंड कर रहे हैं वो कोई वायर भी हो सकती है या फिर वो कोई वायरलेस चैनल हो सकता है। वायरलेस भी हो सकती है, यस ठीक है, सर। वो आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर सकते हैं, आप कोएक्सियल केबल यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं केबल की। या फिर आप माइक्रोवेव या आपकी जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो सिग्नल्स होते हैं, उनको यूज़ करते हो आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करवाते हैं। तो मीडियम जो है वो डिफाइन किया जाता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटरफेस जो डिफाइन किया जाता है इस लेयर के ऊपर। फिजिकल लेयर डिफाइन द टाइप ऑफ मीडिया एंड इंटरफेस प्लगेबल कनेक्टर दैट बेसिकली कन्वर्ट्स बाइनरी सीक्वेंस ऑफ बिट्स इनटू अ सिग्नल। देखिए, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके पास, आपको पता है, कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो 0-1 की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, या उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो 0-1 की फॉर्म में होती है। लेकिन जब जैसे ही वो डाटा जो है वो किसी एक वायर के ऊपर जाता है या किसी एक वायरलेस चैनल के ऊपर जाता है, तो वो 0-1 की फॉर्म में तो नहीं रहता। या एक वायर जो है उसके ऊपर जो सिग्नल जाते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ करंट जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जाते हैं, वो वहाँ पे तो कोई 0-1 नहीं जा रहा होता। तो फिजिकल लेयर का बेसिकली क्या काम होता है? आपका जो डाटा आ रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ 0-1, उसको वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक जो आपका करंट होता है जो बेसिकली वायर के ऊपर ट्रैवल करता है, ठीक है, जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वहाँ पे 0-1 तो नहीं जा रहा होता, वहाँ पे तो ऑब्वियसली करंट जा रहा होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो फिजिकल लेयर का काम क्या काम होता है कि आपको उस 0-1 डाटा को, बाइनरी डिजिट्स को उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है यहाँ पे फिजिकल लेयर के ऊपर। और जो वो प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का, जो एक अमल होता है उस डाटा को, आपके जो 0-1 की फॉर्म में डाटा होता है, बाइनरी डिजिट्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो एक प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं जी एनकोडिंग। क्या बोलते हैं? एनकोडिंग एनकोडिंग। एनकोडिंग बोलते हैं। ओके जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। एनकोडिंग मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो बिट्स होती हैं उनको एक रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एनकोडिंग बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद डाटा रेट या ट्रांसमिशन रेट। डाटा रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, के एक सेकंड के अंदर आपकी जो नंबर ऑफ बिट्स जो है वो कितनी ट्रैवल कर रही हैं, या नंबर ऑफ बिट्स जो है वो कितनी ट्रांसफर हो रही हैं आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड, ठीक है, या सेंडिंग टू रिसीवर साइड पे आपकी जो नंबर ऑफ बिट्स हैं एक सेकंड के अंदर वो कितनी ट्रांसफर हो रही हैं। डाटा रेट स्पीड ये बताई जाती है, ट्रांसमिशन रेट ये बताया जाता है। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। सिंक्रोनाइजेशन से क्या मुराद है? आपकी जो बिट्स की ड्यूरेशन होती है उसको चेक किया जाता है। जो स्पीड होती है स्पेसिफिक, जिस स्पीड के साथ यहाँ से बिट सेंड हो रही है उसी स्पीड के साथ वहाँ पे एंड पे रिसीव भी होनी चाहिए। अगर बिट्स जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं रहती हैं आपस में, आगे पीछे होती हैं, तो क्या होता है? जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ देखते हुए
डबिंग मूवीज़ देखते हुए कि आपको पिक्चर जो है वो पहले नज़र आ रही होती है और जो वॉइस है उसकी जो आवाज़ होती है, ऑडियो होती है, वो बाद में सुनाई दे रही होती है, या ये होता है कि आपको ऑडियो पहले सुनाई दे रही होती है, जो पिक्चर बाद में चलती है। तो बेसिकली क्या होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होता है कुछ सिग्नल्स का, ये बिट्स का जो आगे पीछे थे, जिसकी वजह से आपको वो क्वालिटी या वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जो कि एक्चुअल में होती है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम इस चीज़ को बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होती है जहाँ पे हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप ऑडियो गाना सुनते हैं तो वहाँ पे आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई आवाज़ थोड़ी बहुत ख़राब होती है, या फिर आप वीडियो कोई देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, वहाँ पे भी आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मैसेज की बात करें, जो आप टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं, वहाँ पे अगर आप सिंक्रोनाइजेशन सही नहीं होती, या आपकी जो कैरेक्टर हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? वहाँ पे तो आपका जो टोटली एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ऐसी बात है नहीं। यस सर। तो वहाँ पे इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। ओके जी। लाइन कन्फिगरेशन बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पिछले जो लेक्चर्स हैं ये आपको आगे बड़े हेल्प आउट करेंगे चीज़ों को समझने में। लाइन कन्फिगरेशन हमने पढ़ी थी कि क्या होती है, किस तरह से दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। लाइन कन्फिगरेशन की दो टाइप्स पढ़ी थी, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होती है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के अंदर आगे फर्दर दो कैटेगरीज के हमने अंदर डिवाइड किया था कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के अंदर आपका जो चैनल होता है वो या तो स्पेशली शेड होता है या फिर वो टाइम शेड होता है। स्पेशली शेड इससे क्या मुराद है कि एक चैनल को, किसी एक बैंडविड्थ को जो है मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो यूज़ कर रही होती हैं, उस चैनल की कैपेसिटी को मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ कर रही होती हैं। और टाइम शेड के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक टर्न जो होता है डाटा का या बैंडविड्थ का, वो दिया जाता है एक टाइम के अंदर किसी एक कंप्यूटर को दिया जाता है। मोर देन वन कंप्यूटर जो है एट ए टाइम उसके यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद फिजिकल टोपोलॉजीज़ की हमने बात की, वो टोपोलॉजी जो हमने पीछे पढ़ी थी। कितनी तरह की होती हैं टोपोलॉजीज़, कोई बताएगा शाबाश? 5। कौन कौन सी? जल्दी से शाबाश। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश बस टोपोलॉजी, और ट्री टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। बिल्कुल जी। जो फिजिकल टोपोलॉजी क्या मतलब है कि बेसिकली जो आपके नेटवर्क का रिलेशनशिप है डिफरेंट डिवाइसेस का, वो आपस में क्या होंगे कि किस तरह से वो डिवाइसेस आपस में लिंक हैं, किस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, टोपोलॉजी की ये मतलब होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन मोड कितनी तरह के होते हैं, ये भी हमने बड़ी अच्छी तरह डिस्कस किया था। कुछ सिंप्लेक्स होते हैं, मतलब 3 तरह की टाइप्स होती हैं ट्रांसमिशन मोड की। एक होता है आपके पास सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है आपके पास फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में जो कम्युनिकेशन होती है वो वन साइडेड होती है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स के अंदर आपकी कम्युनिकेशन जो है टू साइडेड होती है, मतलब डाटा आ भी रहा होता है, डाटा जा भी रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं होता। जबकि फुल डुप्लेक्स के अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो टू वे कम्युनिकेशन होती है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन सिमुल्टेनियसली हो रही होती है, एट द सेम टाइम डाटा आ भी जा रहा होता है और डाटा जा भी रहा होता है। ओके जी, आज के लिए इतना ही। टाइम की किल्लत की वजह से इंशाल्लाह बाकी जो है जितनी लेज कोशिश करेंगे इनको जल्दी से जल्दी जो है वाइंड अप करने की। मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे जो भी लेज हमारे हैं। क्लियर है जितनी बात? यस सर। ओके जी, फिर अमान अल्लाह।